हाँ भाई, 12th सब बढ़िया ना। तो एक एक करके सारे के सारे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। अब देखो, आज जो मैं तुम लोग का चैप्टर लेके आया हूँ वो चैप्टर और भी ज्यादा तुम लोग को मुश्किल लगेगा। बट मैं तुम लोग को बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रिसाइज तरीके से खत्म करवाने वाला हूँ। जिस चैप्टर का नाम क्या है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हम अपने एशिया के साउथ के एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। जिस एरिया में जितने देश आते हैं उन देशों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। टोटल आज 8 देश आते हैं। इन 8 देशों के बारे में हमको नहीं पढ़ना, पहली बात। ठीक है भाई, स्मार्ट स्टडी करनी है हम लोगों को। ये नहीं है कि भेड़ चाल की तरह सब कुछ करे जा रहे हैं। जो जो चीजें आएंगी पेपर में सिर्फ वही करेंगे। इन 8 में से सिर्फ 2 आने वाले हैं, और वो 2 कौन से होंगे वो तुमको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सारे आएंगे, अगर बाकी आएंगे तो 2-2 नंबर में आएंगे, वो मैं तुमको करवा दूंगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंटेम्पररी साउथ एशिया में आखिरकार कितने देश आते हैं। तो कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। अब ये 8 देश कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये 8 देशों के नाम मैंने तुमको बताए हैं, ये 8 तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले देखो, इन 8 देशों के बारे में इनकी हिस्ट्री क्या है, इस हिस्ट्री को समझते हैं इन 2 लाइन से। ठीक है, इन्हीं 2 लाइन में तुमको सारी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमको क्या बताया गया है कि इंडिया और श्रीलंका, इन 8 देशों में से 2 ऐसे देश हैं, इंडिया और श्रीलंका, जो आजादी के समय से ही क्या है, डेमोक्रेसी को फॉलो करते आए हैं, लोकतंत्र को फॉलो करते आए हैं। मात्र 2 देश, एक इंडिया हो गया, एक श्रीलंका हो गया। बहुत बढ़िया, आ गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 ऐसे देश हमको साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे जो कभी कभी डेमोक्रेटिक होते हैं, मतलब लोकतांत्रिक होते हैं, और कभी कभी इनके ऊपर मिलिट्री का रूल चल रहा होता है। तो हमको क्या समझ आया? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश जहां पे लोकतंत्र भी है और मिलिट्री का भी राज चलता है। बहुत बढ़िया। आगे आ जाते हैं एक और देश के बारे में जिसका नाम नेपाल है। नेपाल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। नेपाल के अंदर क्या बताया गया है कि नेपाल में पहले राजा हुआ करते थे, फिर राजा ने संविधान लागू करवाया, उसके बाद राजा को ही हटा दिया गया। तो नेपाल 2006 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, और 2006 के बाद ये लोकतंत्र के ऊपर चलना इसने भी चालू कर दिया है। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ वही चीजें करेंगे जो पेपर में आने वाली है, और मतलब 2 देशों के बारे में हम लोग करेंगे मेनली ज्यादा अच्छे से। तो 2 देश क्या होंगे? एक हमारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा पड़ोसी, और दूसरा जो हमारा होगा वो होगा श्रीलंका। और ये 2 कर लेंगे, बाकी सारे हम लोगों को ऐसे ही मैं तुमको बता दूंगा वर्बली की क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आंसर करना, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में समझने से। वैसे पाकिस्तान के बहुत सारे पॉइंट है, बट तुम लोगों के 6 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन आंसर के अंदर सिर्फ इतने ही मटेरियल में तुम लोग अपने नंबर पूरे पूरे ला सकते हो, इसलिए मैंने सिर्फ इतनी ही चीजें लिखी हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो शुरुआत से ही वहां पे मिलिट्री रूल आ गया। अब पहला जो वहां पे बंदा आया जिसने रूल करना चालू करा, उस व्यक्ति का नाम था आयूब खान, जनरल आयूब खान। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद जनरल यहिया खान ने क्या करा, आयूब खान को हटा दिया और अपनी क्या करना चालू कर दिया, राज उसने अपना चालू करना शुरू कर दिया। यही एक ऐसा समय था, यहिया खान के समय पे बांग्लादेश की लड़ाई हुई। इंडिया की और पाकिस्तान की बांग्लादेश को लेकर लड़ाई हुई है, और हमको पता है कब हुई है लड़ाई, 1971 में। इस लड़ाई की वजह से यहिया खान को भी हटा दिया गया, और यहिया खान की जगह जो व्यक्ति आए हैं वो आए हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ आए थे। ठीक है, ये बस याद रखना तुम लोग, बाकी ऐसे भी याद रखोगे चलेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ है, इंडिया से अलग हुआ है, तब से लेकर 1977 में पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, जिस वजह से पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी थी वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो तुमको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई, पाकिस्तान में वो क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से डेमोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। वो तुम क्या बोलोगे कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस लीडर का बहुत ज्यादा दबदबा है। रिलीजियस लीडर का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो धर्म के नाम पे देश के युवाओं को, बच्चों का माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, और उनसे गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे जिहाद करवाना या अलग अलग चीजें करवाना। ठीक है,
तो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस लीडर इतने ज्यादा थे कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में लोकतंत्र को कायम होने नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर सरकार से ज्यादा पावर आर्मी के पास थी, ठीक है। अब आर्मी के पास जब ज्यादा पावर होती है तो आर्मी के लोगों को तुम जानते हो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया। तीसरी बात, पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। करप्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बनती थी तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की भलाई नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अपना जेब भरना चाहती थी, जिस वजह से आर्मी उनको हटा दिया करती थी। फिर आर्मी आती थी तो आर्मी भी यही करना चालू कर देती थी। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान था वो एक लूप में फंस चुका था और बार बार मिलिट्री डेमोक्रेसी रिपीट होती जा रही थी एक साइकिल की तरह। और एट लास्ट देखो, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी पाकिस्तान की मदद करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सबको अपना मतलब पूरा करवाना है और पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपना मतलब पूरा करा, बट पाकिस्तान के अंदर कभी भी डेमोक्रेसी लाने में उनकी हेल्प नहीं करी गई। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ सकती है, तो ये मैंने रीजन बता दिया। या तो तुमसे बोला जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बताओ, अब वो तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो, वो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते 1947 से ही कुछ खास अच्छे नहीं थे। 1947 में कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई, 65 में नदी के पानी को लेकर लड़ाई हुई, 71 में बांग्लादेश को लेकर लड़ाई हुई और 1999 में कारगिल को लेकर लड़ाई हुई। और इन चारों ही लड़ाइयों में हमारी इंडिया जीती है और पाकिस्तान हारी है, और ये हो गया हमारा रिश्ता इंडिया और पाकिस्तान का। अब मैं तुमको बताऊंगा किसके बारे में, इंडिया और श्रीलंका के बारे में, फिर बताऊंगा आगे क्या क्या करना है। पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी से। तो भाई 12th वालों खुश हो जाओ, इतना बड़ा जो चैप्टर है तुम लोग का, ये चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। साथ ही साथ देखो एक दो देशों को मैं छोड़ रहा हूं, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया। अब उनका क्या करना है, देखो उनके साथ ना इंडिया की बहुत अच्छी खासी दोस्ती है, इंडिया ने उनकी मदद करी है, ओपन बॉर्डर है, ठीक है। ये मैं आंसर बता रहा हूँ तुम लोग को, अगर इंडिया और भूटान के रिलेशन आ जाए 2 नंबर में आएंगे, या मालदीव्स के साथ आ जाए 2 नंबर में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो तुमको यही बताना है ओपन बॉर्डर है, फ्री ट्रेड है, इंडिया डेवलपमेंट में उसकी मदद करती है, इंडिया उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, इंडिया उसको क्या देती है, टेक्नोलॉजी देती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोग को बाकी जितने भी छोटे छोटे देश है, अगर उनके साथ इंडिया का रिलेशन पूछ ले तुमको, मैंने जितने भी पॉइंट अभी बोले सारे लिखो, खत्म करो। अब रह गया हमारा लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका से बात करते हैं हम लोग जरा। श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में और शुरुआत से ही यहाँ पे क्या थी, डेमोक्रेसी थी, जो मैंने तुमको बता रखी है। क्लास 10th अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ी होती तो तुमको पता होता है श्रीलंका के अंदर 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक है तमिल बोलने वाले, तमिल वो लोग होते हैं जो इंडिया के लोग तमिलनाडु को छोड़ के श्रीलंका जाके जो लोग रहना चालू कर दिया है उनको तमिल बोला जाता है श्रीलंका के अंदर, समझ आ गई बात। एक होते सिन्हाला, सिन्हाला वो लोग होते हैं जो श्रीलंका के ही लोग हैं, ठीक है, समझ गए। सिन्हाला वो है जो श्रीलंका के ही लोग हैं, तमिल वो है जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वज इंडिया से माइग्रेट करके कहां गए थे भाई, श्रीलंका गए थे, समझ आ गई मेरी बात। अब दिक्कत क्या हुई, जो सिन्हाला थे, जो एक्चुअली में श्रीलंका से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपने आप को सुपीरियर मानना चालू कर दिया। इन्होंने रिजर्वेशन, इन्होंने सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखी और तमिल के लोगों को, इंडियन तमिल को बिल्कुल भी पावर्स देनी इन्होंने क्या कर दी, बंद कर दी। अब जब मैं किसी एक देश में रह रहा हूं, बेशक मैं माइनॉरिटी हूं, बेशक मैं अल्पसंख्यक हूं, परंतु मेरे को कुछ ना कुछ तो अधिकार होने चाहिए। तो मेरे को अगर कोई अधिकार नहीं देगा तब मैं अपने अधिकारों के लिए क्या करूंगा, लड़ाई करूंगा। और यही करा किसने, तमिल लोगों ने। तमिल लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है LTTE, लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम, ठीक है। इन्होंने डिमांड करा कि हमको चलो तुम इज्जत तो दे नहीं रहे हो, एक काम करो छोटा सा देश ही हमको काट के दे दो, इनकी ये डिमांड थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां से लेती है इंडिया श्रीलंका के घर के अंदर कदम रखती है इंडिया, और इंडिया वालों को वैसे ही बड़ा भाई बनने की शौक था, तो इंडिया वाले जाते श्रीलंका। क्यों जाते हैं उसके पीछे का भी कारण है। इंडिया के अंदर जो इंडिया के तमिल बोलने वाले लोग थे, उन्होंने इंडिया की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला। क्या बोला भाई, इंडिया की सरकार को बोला गया कि भाई आप अब श्रीलंका के अंदर जो हमारे भाई लोग हैं तमिल बोलने वाले, उनकी मदद करो। तो इंडिया की सरकार को प्रेशर के अंदर जाना पड़ा, कहा भाई श्रीलंका की सरकार के पास बात करने, और इंडिया की सरकार ने श्रीलंका की सरकार को बोला कि तुम जो हमारे देश के तमिल
वाले लोगों के साथ, तमिल बोलने वाले लोगों के साथ बुरा कर रहे हो, उस बुरे को क्या कर दो, बंद कर दो। इंडिया ने यहां से शुरुआत करी। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई वो हुई 1857 में। 1857 में क्या हुआ, इंडिया ने अपनी एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी को कहां कर दिया, श्रीलंका में भेज दिया, और उस टुकड़ी का नाम रखा पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब है तो ये भाई आर्मी का ही टुकड़ा, बट ये सिर्फ गया था शांति को बनाने के लिए वहां पे। बट श्रीलंका के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई, और एलटीटीई जिसके लिए इंडिया लड़ना चाहती थी, इसको भी ये बात पसंद नहीं आई। इसने बोला कि मेरा देश है, मैं अपने देश में खुद से बातचीत कर लूंगा, सॉल्यूशन निकाल लूंगा, आप कृपया करके मेरे बीच में ना पड़े। एलटीटीई ने भी मना कर दिया, और साथ ही साथ श्रीलंका के अंदर जितने बाकी तमिल थे उन्होंने भी इस पीस कीपिंग फोर्स का क्या कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद इंडिया को 1989 में अपनी इस फोर्स को वापस बुलाना पड़ा, और इस फोर्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस फोर्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ, फालतू में बस पैसे और खर्च हो गए इंडिया की सरकार के वहां भेज के, वहां से वापस बुलाने के। तो देखो बात क्या हुई, हमको इससे क्या समझ आया कि श्रीलंका में भी प्रॉब्लम हुई, श्रीलंका में भी सिविल वॉर हुई, गृह युद्ध हुआ। यहां पे लिख लेना कि इसी समय पे श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई, ठीक है। लेकिन सिविल वॉर होने के बावजूद श्रीलंका आज के समय में बहुत अच्छा क्या है, डेवलप कर रहा है। इंडिया के कंपैरिजन में श्रीलंका इवन बहुत सही तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ देखो क्या बताया गया है कि श्रीलंका ने अपनी पॉपुलेशन को क्या कर रखा है, कंट्रोल करके रखा है। श्रीलंका एकदम छोटा सा है, मैप में देखते हो कि इंडिया कितना बड़ा है, श्रीलंका कितना सा है, बट श्रीलंका उतने से ही जगहों पे, उतनी सी ही जियोग्राफिकल एरिया में बहुत अच्छे से अपने पॉपुलेशन को क्या करके चल रहा है, ऑर्गेनाइज करके चल रहा है। ये चीज समझना। और इंडिया ने, सॉरी, एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर सबसे पहले अगर लिबरलाइजेशन, खुले व्यापार की नीति अगर किसी ने अपनाने की कोशिश करी है तो वो भी किसने करी है, श्रीलंका ने करी है। यहां पे देखो हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। मैंने तुमको सारी चीजें बता दी हैं, इसको देखो, खत्म करो। अगली वीडियो में वापस से जोश के साथ मिलता हूं तुम लोगों को। तब तक पढ़ाई करना है अच्छे से। मिलते हैं, चलो बाय।